सोलर एक्लिप्स अकर्स, सूरज गिरन और चांद गिरन वो कब होता है? जैसा कि हमारे पास यहाँ पिक्टोरियल एविडेंस में भी नजर आ रहा है कि जो सोलर एक्लिप्स उस वक्त होता है कि जब चांद जो है ये सेंटर में होता है, किसके? सूरज और अर्थ के यानी जमीन के दरमियान होता है। सो सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून फॉल्स बिटवीन अर्थ एंड सन। मून जो है वो सन और अर्थ के बीचों बीच आ जाता है, दरमियान आ जाता है। और फिर ल्यूनर जो है, अगर उसकी बात आए जी, ल्यूनर यानी कि चांद गिरन की अगर बात की जाए जी, तो चांद गिरन के वक्त क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? सन, और ये हमारे पास क्या है? मून। फिर जमीन जो है ये इन दोनों के दरमियान आ जाती है, यानी सूरज और चांद के दरमियान क्या आ जाती है? जमीन आ जाती है। उस वक्त क्या नाम देते हैं? ये चांद गिरन है। और सूरज गिरन कब होता है? जैसा पिक्टोरियल व्यू से भी आपको क्लैरिफाई यहाँ कराया गया है कि सूरज ग्रहण उस वक्त होता है कि जब जो चांद है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। तो ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ है इन द फॉर्म ऑफ PPSC एंड रेस्ट ऑफ ऑल एग्जाम एज वेल। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज, वो हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेयर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज मेयर किया जाता है इज SI यूनिट। उसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो कौन सा होता है चार्ज का? वो याद रखिएगा, वो होता है कोलम्ब होता है, जो उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। अब अगर चार्ज के हवाले से बात की जाए जी, तो चार्जेस दो तरह के होते हैं जी। एक हम नाम देते हैं द पॉजिटिव चार्जेस, एक को नाम देते हैं द नेगेटिव चार्जेस, याद रखिएगा जी। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, याद रखिएगा जी। करंट जैसे यहाँ पे बताया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। एक ही बात है रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, उसको हम क्या नाम देंगे? वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, याद रखिएगा। और फिर वो जो करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, कुछ थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स के हवाले से अगर बात की जाए कि वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है उसे नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का, याद रखिएगा जी। कन्वेंशनल करंट दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है? ऑल्दो ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, लेकिन ये किनके फ्लो की वजह से होता है? आइदर ड्यू टू फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस और ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। सो कीप इन माइंड दैट ये जो हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे एक छोटा सर्किट अगर देखें तो मेंशन किया गया है, सोर्स ऑफ बैटरी है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस पाथवे में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। और अगर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट हो, वो यहाँ से यहाँ मूव करता है इस में, तो उसका नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। और जो करंट हमारे पास होता है वो दो तरह का होता है, AC करंट एंड DC करंट एज वेल। AC करंट मीन जिसकी जो ये हमारे पास AC करंट की वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ हर लम्हे तब्दील होती रहती है। AC करंट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और जो DC करंट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सॉटूथ होती है जी, लाइक दिस, या यस या नो, 1 और 0। ये जो वेवलेंथ है इसे नाम हम देते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स DC करंट नाम देते हैं, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। और जो DC करंट होता है ये जो छोटे बैटरी वाले सेल होते हैं वहाँ पे जो स्टोर्ड करंट है उसको क्या नाम देते हैं? उसको DC सेल्स भी कहा जाता है। और अगर आज ये सवाल पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से, तो जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज। बट एज अ होल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज number of negative charges and number of positive charges are equal. So that is why an atom is said to be a neutral particle. But the charge on the nucleus is the positive. वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये वजह है कि न्यूक्लियस जो है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। तो चार्जेस के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला हमारे पास सवाल है
इन खालिजा क़ायद आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क़ायद आज़म ने सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो क़ायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, याद रखिएगा, वो 1913 को ज्वाइन किया था। इससे पहले जो थे वो एक और भी पार्टी से मुल्क थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो वो 1913 ही है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद लॉन्गेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज शेयर्ड विद, पाकिस्तान की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ शेयर्ड है, वो है अफ़गानिस्तान के साथ शेयर्ड है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान को सबसे आखिर में भी अफ़गानिस्तान ने ही तस्लीम किया था, और पाकिस्तान जब हमारे से वजूद में आया था इस दुनिया के नक्शे के ऊपर बतौर इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का ओल्ड नेम कौन सा है, वो है कंपैलपुर, याद रखिएगा। ये अटक का ये पुराना नाम है। और इसी तरह से फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, दैट इज़ लैलपुर, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिटीज़ की ओल्ड नेम के हवाले से। द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज़, जो फैसलाबाद का पुराना नाम है वो कौन सा है, वो लैलपुर सिटी। उसके बाद अगला सवाल है कि खालिजा इज़ द प्रेजाइडिंग पर्सन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रेजाइडिंग पर्सन कौन सा होता है, वो याद रखिएगा चेयरमैन ही होता है। चेयरमैन होता है वो जो प्रिजाइडिंग पर्सन होता है, सदारत करने वाला होता है ये। जिन्ना गांधी टॉक्स एट द क़ायद आज़म हाउस, क़ायद आज़म हाउस में वो कब स्टार्ट हुए थे, हेल्ड हुए थे, याद रखिएगा 1944 में वो हेल्ड हुए थे, मुनक़िद हुए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की करेंसी क्या है, हर्वेनिया है। उसके बाद है कि सफागा इज़ अ सी पोर्ट, वो किसकी सी पोर्ट है, वो इजिप्ट मिस्र की ही सी पोर्ट है। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटर फॉल्स इज इन, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, वो है एंजल्स फॉल्स, वेनेजुएला कंट्री में है, याद रखिएगा जी। फैथोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेयरिंग, ये डेप्थ ऑफ ओशियन के लिए होता है, याद रखिएगा। हीर रांझा वाज रिटन बाय, हीर रांझा किसने लिखी थी, ये शाह ने लिखी थी, ये खूबसूरत लव स्टोरी है। और फिर सस्सी पुन्नू किसने लिखी थी, वो याद रखिएगा हाशिम शाह ने लिखी थी। सस्सी पुन्नू ये किसने लिखी थी, ये हाशिम शाह ने लिखी थी, याद रखिएगा जी, ये हाशिम शाह ने लिखी थी। उसके बाद है कि विच कंट्री इज सप्लाइंग एडिबल ऑयल टू द पाकिस्तान, वो कौन सा है, वो है मलेशिया है। उसके बाद है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाज रेज्ड अंडर द एक्ट, ये एस्टैब्लिश्ड की गई थी, किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश्ड, वो 1975 है, लेकिन इसको जो बनाया गया था वो कब है, 1976 है, याद रखिएगा। और ये एक फेडरल डिपार्टमेंट के अंडर ये काम कर रहा है, ये इदारा। असल में जब इसको बनाया गया था तो इसका एक्ट कौन सा था, वो था 1975 का एक्ट था। और उसके बाद इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती कब है, वो 1976 में होती है, लेकिन किस एक्ट के तहत ये एस्टैब्लिश की जाती है, बनाई जाती है, 1975 का जो एक्ट होता है। उसके बाद है कि अब्दुल सलाम वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज जॉइंटली विद, अब अब्दुल सलाम साहब ने, याद रखिएगा, 1979 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के झंग डिस्ट्रिक्ट से था और इनको फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया था। और उस वक्त 1979 में जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इन्हीं के साथ एक और भी नोबेल प्राइज लेने वाली शख्सियत हैं, वो कौन सी हैं, वो है शेल्डन ली ग्लाशो। ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के साथ ही नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। 3 ऐसी पर्सनैलिटीज थी जब 1979 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के हवाले से। तो उसमें 3 पर्सनैलिटीज में से 2 का नाम क्या है, पहला अब्दुल सलाम साहब है, दूसरे कौन से हैं, शेल्डन ली ग्लाशो साहब है, कि जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज का इनाम हासिल किया था। कब, 1979 में हासिल किया था, याद रखिएगा, 1979 में। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है कि कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, वो बाग में वाक़ है। खालिजा इज कॉल्ड एज द मिडनाइट सन, वो किसे कहा जाता है, वो नॉर्वे को कहा जाता है। एंड द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की जमीन, जापान को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। चढ़ते सूरज की जमीन किसे कहा जाता है, वो जापान को कहा जाता है। और कैंगरूज किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री को जो है कैंगरूज के नाम से ओवरऑल कहा जाता है। इट्स द कंट्री ऑफ द कैंगरूज, बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं, तो इसी मुनासबत से कैंगरूज ऑस्ट्रेलियन को ही कहा जाता है। उसके बाद एक, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, अगर रोटेशन के हवाले से बात की जाए, रोटेशन याद रखिएगा एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करना,
तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, वो क्या कहलाती है, वो रोटेशन कहलाती है, याद रखिएगा। और वो रोटेशन क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, याद रखिएगा। देयर आर खाली जगह रिजर्व सीट्स फॉर द मिनॉरिटी इन द पाकिस्तान नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली पाकिस्तान है उसमें नॉन मुस्लिम के लिए ओवरऑल कितनी सीट्स हैं, याद रखिएगा वो 10 सीट्स हैं। और टोटल अगर नेशनल असेंबली की सीट्स के हवाले से बात की जाए तो वो 336, याद रखिएगा 336 टोटल सीट्स हैं। द टोटल नेशनल असेंबली सीट्स, पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, वो हैं 336। और उन टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से मिनॉरिटीज़ यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं, वो जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो 10 हैं, याद रखिएगा 10 सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर द नॉन मुस्लिम। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी खाली जगह कम्स लेट, शी नेवर कम्स लेट। अब जो नेवर है बेसिकली ये कम्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, सो इसे क्या नाम देंगे, एडवर्ब नाम देंगे, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगर इंग्लिश के हवाले से बात कीजिए तो एक जो एडवर्ब होता है जिसको मुताल्लिक फेल कहते हैं, ये बेसिकली 3 चीज़ों को बयान करता है, याद रखिएगा। एक एडवर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ब को बयान करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे बयान किया हुआ है। यहाँ एक और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, he speaks politely, वो शाइस्तगी से बात करता है जी। अब पोलाइटली क्या है, ये स्पीक के मानी में इजाफा कर रहा है, और स्पीक हमारे पास क्या है, बेसिकली एक वर्ब है। तो ऐसा लफ्ज जो वर्ब के मानी में इजाफा करे वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, याद रखिएगा। तो एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। फिर दूसरे नंबर पे एक एडवर्ब एडजेक्टिव्स को भी क्वालिफाई करता है, याद रखिएगा जी, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। बट हाउ इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, लेट्स टेक सम एग्जांपल हम लेते हैं हमारे पास, वो कौन सी है, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जो स्टोरी है हमारे पास ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, ठीक है। इंटरेस्टिंग मेरे पास क्या एडजेक्टिव है। अब अगर मैंने ये लिख दिया दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वेरी क्या है, चूंकि ये इंटरेस्टिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी वेरी जो है ये मॉडिफाई कर रहा है इंटरेस्टिंग को। और इंटरेस्टिंग क्या है भाई, ये एक एडजेक्टिव है। तो ऐसा लफ्ज जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, याद रखिएगा। तो एक एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया, जैसे यहाँ मैंने रेफरेंस दिया है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। सेम इज द केस, एक एडवर्ब थर्ड नंबर पे किसी दूसरे एडवर्ब को भी बयान कर सकता है। बट हाउ, यहां हम एग्जांपल देते हैं जी। फॉर एग्जांपल, ही स्पीक्स, वो बोलता तो है, पोलाइटली मैं लिख देता हूं, वो शाइस्तगी से बोलता। अब पोलाइटली ने स्पीक पे मानी में इजाफा कर दिया, ये तो एडवर्ब हो गया। अगर मैं ये लिख देता हूं कि ही स्पीक्स क्वाइट स्लोली, क्वाइट पोलाइटली, बिल्कुल शाइस्तगी से बात करता है। सुना है कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है कि उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी इधर के जलवे उधर को देखते हैं। और रोमांटिसिज्म के हवाले से ये है। अब ही स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली तो एक एडवर्ब है क्योंकि वर्ब को बयान कर रहा है, बट क्वाइट किसको बयान कर रहा है भाई, ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। सो सिंपल, द क्रक्स इज दैट, द नटशेल इज दैट एन एडवर्ब describes the 3 things. The first one is the verb, second one is adjective, and the third one is an adverb also describes another adverb as well. जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी एनकोड कर दी हैं। फाइंड आउट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्लैक। कंपैरेटिव डिग्री ब्लैक क्या होती है, ब्लैक करी होती है डेफिनेटली। इसको हम नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये रेगुलर हमारे पास एडजेक्टिव है। अब रेगुलर एडजेक्टिव क्या होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के, ऐसी एडजेक्टिव जिनकी आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर और ईएसटी लगाना पड़े, वो रेगुलर है। और अगर ईआर और ईएसटी ना लगाना पड़े, उन एडजेक्टिव्स को क्या नाम देंगे, इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाती हैं। जैसे मैं नाम दूंगा कि गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, इल, वर्स, वर्स एंड बैड, वर्स, वर्स्ट एज वेल। तो ये क्या है, हमारे पास इररेगुलर एडजेक्टिव की कैटेगरी में है। तो ब्लैक की कंपैरेटिव डिग्री जिसको हम उर्दू में नाम देते हैं कि है सिफत बास नाम देते हैं। जो पहली डिग्री होती है द पॉजिटिव डिग्री सिफत नफ्सी, ये जब एक चीज़ का कंपैरिजन हो, 2 का सिफत बास कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज़्यादा 3 का इट मीन्स द सुपरलेटिव डिग्री सिफत कुल जिसे कहते हैं, याद रखिएगा। अनदर
हमारे पास क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, व्हाई डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। तो जब वॉइसेस की बात होती है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आते हैं, वाई वैसे का वैसे आ जाएगा। तो चूंकि डू डज ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वो इज, एम या आर लगाते हैं, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर में से कौन सा इस्तेमाल होगा, मेरा ऑब्जेक्ट बताएगा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सो अ नॉइस की बात है, सिंगुलर है, वाई इज मैंने लगाना है, वाई इज अ नॉइस को मैं पहले लेके आऊं, अ नॉइस, और हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब इस्तेमाल होती है, याद रखिए। किसी भी अगर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस आए हुए हैं, इट मींस द सेंटेंस इज पैसिव। जो सेंटेंस है ये टिपिकल सिम्टम्स है कि सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा जी, ठीक है। द बुक्स आर पब्लिश्ड, इट मींस पैसिव है सेंटेंस। द सॉन्ग्स आर बीइंग संग, तो हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म वर्ब है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा। और पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाई इज अ नॉइस मेड बाय द चिल्ड्रन, इसको एंड पे लगाते हैं जी। द पोर्टर वाज हिट बाय द डाउन ट्रेन। अब डाउन ट्रेन इसमें रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो एडजेक्टिव भी कौन सी ट्रेन है तो उस हवाले से पूछा गया था, उसके क्वालिटी के हवाले से, दैट इज एडजेक्टिव, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेज आई एम राइट। अब शी सेज आएगा, कॉमास खत्म करने के लिए चूंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है हम दैट इस्तेमाल करते हैं। आई इज अ फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। शी, तो यहाँ आई का सब्जेक्टिव केस है, शी का सब्जेक्टिव केस शी ही आएगा। चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे पास पास्ट टेंस नहीं है, लिहाजा अंदर भी हमने टेंस चेंज नहीं करना। जैसा टेंस हमारा पास ओरिजिनल सेंटेंस में था हम दोबारा वही टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। तो शी के साथ इस्तेमाल था, शी इज राइट, इज राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, वो रेफर्ड, REFERRED, तो करेक्ट स्पेलिंग के हवाले से ये सवाल था। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सिनोनिम ऑफ अबैकस, अबैकस का जो सिनोनिम है इसका मतलब क्या होता है, कैडिंग डिवाइस होती है उसके वाले से। एक्सपेक्ट क्या होता है, उसका मतलब एंटिसिपेट करना, मतलब है कि होप, उम्मीद रखना। एंटोनिम ऑफ ब्राइट, सिंपल सी बात है, जो क्या है, डार्क, उसका एंटोनिम है। और इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, याद रखना, या नकल करना किसी की, उसको बोलते हैं इमिटेट। अब इमिटेट का जो हमारे पास सिनोनिम बनेगा वो तो कॉपी बनेगा, ठीक है। और इसको जब हम एंटोनिम की बात करेंगे इमिटेट की, इसका मतलब है ओरिजिनल होना जी। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड टू लिसन, टू LISTEN, लिसन ही होता है। अब यहाँ हेयर क्यों नहीं इस्तेमाल किया रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लिसन और हेयर में फर्क है जी। हेयर से मुराद है कि पैसिवली किसी चीज़ को सुनना, जैसे कोई बाहर से अगर किसी की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खुलने की, बंद होने की, मैं उसको एक्टिवली नहीं सुन रहा, वो हेयरिंग है। लेकिन अगर मेरे लेक्चर को या किसी की बात को जब अटेंटिवली और एक्टिवली मतलब रिसीव कर रहा हो तो फिर हम हेयरिंग नहीं लगाएंगे, लिसनिंग की बात है, याद रखिएगा। ये बेसिक डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, लिसन ही आएगा। और टू के बाद हमेशा क्या फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन एक स्पेशल केस भी है जब हम टू के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगाते हैं, और कुछ स्टूडेंट को कहते हैं कि भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, बट इन टेक्निकल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वी विल से दैट इट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हम बात करेंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की गर्ज से, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, तो ये सेंटेंस गलत है। हालांकि बताया ये जाता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, बट कीप इन माइंड अगर ये कुछ ऐसे लफ्ज आ जाएं जैसे एडिक्टेड टू, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING, जिसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का इन द टेक्निकल फॉर्म ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए विद अ व्यू टू हेल्प गलत है, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा सेंटेंस क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिर ये ठीक बनेगा, ग्रामेटिकली इट विल बी अ करेक्ट सेंटेंस इफ वी विल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। कब, जब हमारे पास फ्रेज आ जाता है विद अ व्यू टू, और इसी तरह से एडिक्टेड टू एंड सम अदर फ्रेज एज वेल, तो उनके साथ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द टर्म हाईजैकिंग रेफर्स टू, हाईजैकिंग क्या होती है कि अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट को जब गैर कानूनी तरीके से जब उसको हाईजैक करोगे, ठीक है, अगवा करोगे, तो वो कौन सा है, हाईजैकिंग है। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट, ये फेडरल डिपार्टमेंट है। उसके बाद है कि मैथ का हवाले से सवाल है कि इफ 10 men कैन डू अ जॉब इन 48 days
इन हाउ मैनी डेज विल 6 मैन कैन डू द सेम जॉब। अब हमारे पास मैथ का रूल है कि दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है, एक तो यहाँ पे दिया गया है मैन और उसके बाद डेज का हवाला है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान करके मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास मैन है 10 तो कितने डेज हैं? 48 डेज हैं। अब वो कहता है कि हाउ मैनी डेज, इसका मतलब है मैं डेज यहाँ एक्स कर दूंगा, कितने दिन है, तो 6 आदमियों की अगर जरूरत पड़े जी। तो याद रखिएगा, जब भी आदमी और दिनों का हवाला हो या आदमी और खाने वाली चीजों का हवाला हो, राशन का हवाला हो, वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब ये कि कोई कमरे बनाने के लिए अगर 10 आदमियों की ज़रूरत है, वो बड़ा सा हॉल वगैरह है, उसको 10 दिनों में बनाते हैं। अगर इसी तरह से बंदे कम पड़ जाएं तो दिन ज़्यादा लगेंगे जी। सेम इज द केस विद राशन, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है जी। अब हमारे पास भाई 10 आदमी हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए उनको 48 डेज लगते हैं। अब बंदे कम पड़ जाते हैं, डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, आपने क्या करना है? एक एरो यूं कर देना है डाउन, एक अप कर देना है, अप कर देना है। आपकी मर्जी, आप इस एरो को अप कर दो, इसको डाउन कर दो, इट्स अप टू यू, जैसा आपको मेथड आता है वो भी ठीक है जी। लेकिन अगर रास्त मुतनासिब जिसे हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, तो उस वक्त क्या होगा? दोनों डाउन या दोनों अप कर सकते हो जी। अब इसका मतलब है कि मैंने क्या कर दिया, एरो का निशान यूं कर दिया, तो इसका मतलब है 10/6, ये मेरे पास 10/6 इनटू मेरे पास, मैंने यहां पे अब ऊपर करना है x/48, x/48 मैंने करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि ज़रबे चलेगा इस तरीका कार। तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 480 = 6x। मैथ का रूल है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बट्टे कर देते हैं जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट? 6 कर दूंगा, यहाँ पे भी 6 से कैंसिल, 6 1s are 1, 6 8s are 48 एंड 6 0 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 80 आ गई। सो द राइट ऑप्शन इज, मेरे पास क्या है? वो 80 जवाब है। और मैंने वो मेथड भी आपको बताया, सिंपलेस्ट एंड कंसेप्चुअल मेथड के ये आंसर किस तरह से आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आयली ज़िंदगी से क्या मुराद है? आयली ज़िंदगी से मुराद ज़ौजैन की जो ज़िंदगी होती है, मतलब जो ख़ानदानी ज़िंदगी होती है, हस्बैंड वाइफ की वो जो ख़ानदानी ज़िंदगी होती है, उसे कहते हैं आयली ज़िंदगी कहते हैं जी। कुरान मजीद में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको टाइटल कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे, उनका कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र आया है। उसके बाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और कुरान का पैगाम लोगों तक पहुँचाने में कितने अरसे में पहुँचाया? 23rd ईयर्स अमूमन है। और उसके बाद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शायर रसूल का लक़ब किन को मिला था? शायर रसूल उस अज़ीम सहाबी को मिला था जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की थी, तारीफ़ पेश की थी। और उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और सीरत के हवाले से जो नातिया कलाम पेश किया था, वो कमाल का था, जिनका मफ़हूम ये है कि गोया अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। लेकिन हज़रत हसन बिन साबित के जो शायराना तख़य्युल है, गोया वो यहाँ तक पहुँचता है कि रब मोहम्मद रूह मोहम्मद से पूछ रहा हो, ऐ मोहम्मद बता तुझे मैं कैसा बनाऊँ, बता तुझे मैं कैसा बनाऊँ। लिखने बैठे थे नाम तारीफ़ मोहम्मद, अल्फाज ख़त्म हो गए तारीफ़ शुरू होने से पहले, हो गई ज़िंदगियाँ ख़त्म कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातिया गो शायर कौन सी हैं? हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातिया गो